स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 15,91,243 के पार। अब तक 35,248 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 15,91,243 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 5,36,660 हैं, जिसमें से अभी तक 35,248 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 10,27,204 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 6,71,178 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,70,26,572 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 58,18,395 है और खुशी की बात यह है कि अब तक 1,05,33,499 लोग ठीक हो चुके हैं। अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी। 31 अगस्त तक स्कूल कॉलेज बंद रखने का फैसला, नाइट कर्फ्यू हटाया गया। जी हां, कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन को हटाने के लिए अनलॉक 3 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई। अनलॉक 3 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर दी। अब 5 अगस्त से जिम खुल सकेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष पालन करना होगा। गाइडलाइन में नाइट कर्फ्यू खत्म किया गया। अब रात में आने जाने पर पाबंदी नहीं है। हालांकि मेट्रो रेल सेवा नहीं चलेगी। स्कूल कॉलेज, मेट्रो, सिनेमा घरों के खुलने पर 31 अगस्त तक रोक रहेगी। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में भीड़ नहीं जुटा सकते। अनलॉक 3 में देश भर में सिनेमा, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल पर रोक लगी रहेगी। कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त 2020 तक लॉकडाउन की पाबंदियों में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन से जुड़े आयोजनों पर रोक रहेगी। अनलॉक 3 में देश भर में कॉलेज, स्कूलों और मेट्रो को अभी बंद रखा गया है। इसके अलावा सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम को भी बंद रखा गया है। आपको बता दें कि आगामी 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस समारोह इस बार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया जाएगा। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। आसमान में गरजते हुए भारत की धरती पर उतरा राफेल। अंबाला एयरबेस पर आईएएफ चीफ ने किया स्वागत। जी हां, आखिरकार राफेल लड़ाकू विमान बुधवार को भारत पहुंच गया। राफेल विमानों का पहला जत्था फ्रांस से भारत पहुंच गया। सभी 5 राफेल विमान अंबाला एयरबेस पर लैंड हुए। जानकारी के अनुसार वायुसेना चीफ राकेश सिंह भदौरिया ने पायलटों का स्वागत किया। उल्लेखनीय है कि राफेल विमान सोमवार को ही फ्रांस से रवाना हो गए थे। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोग जुड़ सकते थे, इसलिए वहां धारा 144 लगा दी गई है और फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी पर भी रोक लगाई गई। बता दें कि राफेल जेट फ्रांस से उड़ान भरने के बाद यूएई में रुके। यूएई से उड़ान भरने के बाद सीधा अंबाला एयरबेस पर उतरे। शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव के लिए मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को दी मंजूरी। एचआरडी का बदला नाम। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में 21वीं सदी की नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई। यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 34 सालों से शिक्षा नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। इसका उद्देश्य एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह बदलना है। अब उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक संस्था होगी। हालांकि त्रिभाषा फॉर्मूला को जारी रखा गया है। इसके अलावा मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर
शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल की कैबिनेट ने शिक्षा नीति को मंजूरी मिल जाने के बाद उसकी खास बातें बताई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देशवासी इसका स्वागत करेंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तैयार करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी परामर्श प्रक्रिया अपनाई गई थी। उन्होंने कहा कि मैं देश के 1000 से अधिक विश्वविद्यालयों, 1 करोड़ से अधिक शिक्षकों और 33 करोड़ छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देता हूं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पहले कहा था कि नई शिक्षा नीति शिक्षा क्षेत्र में कई मुद्दों का समाधान करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि नई नीति से युवाओं के लिए उच्च शिक्षा लेना आसान हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1986 में अपनाया गया था और अंतिम बार इसे 1992 में संशोधित किया गया था। पूरे बिहार में 16 अगस्त तक लगा पूर्ण लॉकडाउन, सीएम नीतीश का आदेश जारी। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है, जहां लॉकडाउन को फिर से बढ़ा दिया गया है। सरकार ने राज्य में कोरोना के लगातार बढ़ रहे आंकड़े को ध्यान में रखते हुए अब 1 से 16 अगस्त के लिए लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया है। इसको लेकर सरकारी अधिसूचना भी जारी कर दी है। बिहार में पहले 31 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन अब इसकी अवधि को आगे 16 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। दरअसल लॉकडाउन लगाने के बाद भी बिहार में कोरोना के संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हो सकी। राजधानी पटना समेत राज्य के सभी जिले कोरोना के संक्रमण से बुरी तरह प्रभावित हैं। रोजाना राज्य में औसतन 8 से 10 मौतें हो रही है। कोरोना संक्रमण से आम लोगों को बचाने के लिए सरकार ने बदल दिए सैनिटाइजर बेचने से जुड़े नियम। जी हां, कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव में काम आने वाले हैंड सैनिटाइजर को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने इसे बेचने के लिए अनिवार्य लाइसेंस के नियम को आसान करने का फैसला किया है। देश में किसी भी दुकान पर बिना किसी परेशानी के सैनिटाइजर बेचा जा सकता है। इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना जारी हो चुकी है। आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि मंत्रालय ने औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन नियम के प्रावधानों के तहत यह छूट दी गई है, लेकिन साथ ही कहा गया कि विक्रेता यह सुनिश्चित करेंगे कि इन उत्पादों की बिक्री और भंडारण इनके इस्तेमाल की तारीख खत्म होने के बाद नहीं हो। सुरजेवाला का केंद्र सरकार पर तीखा हमला, कहा 526 करोड़ का राफेल 1670 करोड़ में क्यों। जी हां, काफी सालों के इंतजार के बाद बुधवार को आखिरकार लड़ाकू विमान राफेल भारत आ गया है। आज करीब 3 बजे हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर राफेल की हैप्पी लैंडिंग हुई, जहां राफेल के आने से देश में खुशी का माहौल है कि भारत की ताकत में इजाफा हुआ है। वहीं विपक्ष ने एक बार फिर राफेल को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने राफेल के भारत आने पर केंद्र सरकार पर कई सवाल पूछते हुए निशाना साधा है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए लिखा, राफेल का भारत में स्वागत, वायुसेना के जांबाज लड़ाकुओं को बधाई। आज हर देशभक्त ये जरूर पूछे, 526 करोड़ का एक राफेल अब 1670 करोड़ में क्यों? 126 राफेल की बजाय 36 ही क्यों? मेक इन इंडिया की बजाय अब मेक इन फ्रांस क्यों? 5 साल की देरी क्यों? दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने की तैयारी में रूस, 10 अगस्त तक आने की संभावना। जी हां, कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया की आर्थिक और सामाजिक तौर से कमर तोड़कर रख दी। इस समय हर किसी को कोरोना की वैक्सीन आने का इंतजार है। इस बीच रूस से अच्छी खबर आई है। रूस 2 हफ्तों से भी कम समय में दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे सकता है। ये जानकारी CNN ने अपनी रिपोर्ट में दी है। रूसी अधिकारियों ने CNN को बताया कि वे वैक्सीन को मंजूरी के लिए 10 अगस्त या उससे पहले की तारीख पर काम कर रहे हैं। इस वैक्सीन को मॉस्को स्थित गमलेया इंस्टीट्यूट ने बनाया है। महंगाई की मार, आलू ने लगाई हाफ सेंचुरी, टमाटर शतक के करीब। जी हां, देश में अब आलू भी आंखें दिखाने लगा है। लोगों को पिछले साल रुलाने वाला प्याज आज खुद रो रहा है, पर टमाटर महंगा होकर और लाल हो रहा है।
आलू जहां 50 रुपए किलो तक पहुंच गया, तो वहीं कई जगहों पर टमाटर 80 रुपए किलो बिक रहा है। देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश की वजह से जहां हरी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को आलू की कीमत 20 से 50 रुपए के बीच रही। वहीं प्याज 20 से 40 और टमाटर 50 रुपए से लेकर 80 रुपए किलो तक बिका। खुदरा बाजार में अगर इन जरूरी सब्जियों के मॉडल मूल्य की बात करें तो आलू 30 रुपए किलो, प्याज 20 और टमाटर 50 रुपए किलो है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान केरल और तटीय कर्नाटक में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के आसार हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा और दक्षिणी गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। तमिलनाडु, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंतरिक तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश संभव है।